ये जो आईएएस आईपीएस अफसर होते हैं, जो असल में देश को चलाते हैं, कभी सोचा है कि ये बनते कैसे हैं? चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की, जो दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। तो सबसे पहले बस इस नंबर पर गौर कीजिए, 13 लाख। जी हां, हर साल लगभग इतने लोग इस परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। मतलब सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर और सबका सपना एक ही है। और ये 13 लाख लोग लड़ किसके लिए रहे हैं? सिर्फ 1000-1200 नौकरियों के लिए? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारी प्रतिष्ठित सर्विसेज? मतलब सक्सेस रेट 0.1% से भी कम। ये तो सच में फूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी मुश्किल काम है। तो आज हम इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इन 5 हिस्सों में बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये परीक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान का टेस्ट क्यों नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ और भी परखती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, परम परीक्षा। देखिए, इसे सिर्फ एक एग्जाम कहना सही नहीं होगा। ये असल में एक फिल्टर है, एक ऐसी प्रक्रिया जो दिमागी ताकत, सब्र और यहाँ तक कि आपके कैरेक्टर को भी परखती है, ताकि सिर्फ सबसे लायक लोग ही आगे जा पाएं। ये पूरी परीक्षा ना एक 3 चरण की यात्रा है। पहला पड़ाव है प्रीलिम्स, लाखों की भीड़ को कुछ हजार में बदलने वाली पहली छंटनी। फिर आता है मेंस, जहां आपके ज्ञान की गहराई और सोचने समझने की शक्ति का असली टेस्ट होता है। और आखिर में पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू, जहां परखा जाता है कि आप असल में हैं कौन। अब जरा मेंस परीक्षा पर आते हैं, क्योंकि यहीं पर एक ऐसी शर्त है जो शायद थोड़ी अजीब लगे। और सच कहूं तो आज हमारी बातचीत का असली मुद्दा भी यही है। तो मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं। निबंध है, जनरल स्टडीज है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये सब तो ठीक है। लेकिन इनमें 2 पेपर ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग हैं, और हमारी कहानी का फोकस भी वही है। एक है इंग्लिश और दूसरा है एक अनिवार्य भारतीय भाषा का पेपर। और ये दोनों क्वालिफाइंग हैं, मतलब इनके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, बस पास करना जरूरी है। तो सवाल यही उठता है ना, एक ऐसा एग्जाम जहां इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, वहां एक रीजनल लैंग्वेज का पेपर अनिवार्य क्यों है? क्या मतलब है इसका? क्या जरूरत है इसकी? इसका जवाब छिपा है पेपर ए में। ये जो अनिवार्य भारतीय भाषा का पेपर है ना, इसमें कैंडिडेट को संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में दी गई 22 भाषाओं में से कोई एक चुननी होती है और उसमें अपनी काबिलियत दिखानी होती है। और बस यहीं से हमारी कहानी का अगला और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये 8वीं अनुसूची आखिर है क्या? तो ये 8वीं अनुसूची है क्या भला? देखिए, ये सिर्फ कुछ भाषाओं की एक लिस्ट नहीं है। ये हमारे संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, एक टूल है जो भारत की भाषाई विविधता, मतलब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बचाने और उसे बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। संविधान में इसके 2 खास मकसद बताए गए हैं। एक तो ये कि हिंदी का इस्तेमाल बढ़े, और दूसरा जो बहुत दिलचस्प है वो ये कि हिंदी को और अमीर बनाया जाए। कैसे? इसी 8वीं अनुसूची में जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उनके शब्द लेकर, उनके भाव लेकर, ताकि हिंदी सच में भारत की समग्र संस्कृति को दर्शा सके। और ये लिस्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये वक्त के साथ साथ बदली है, बड़ी है। 1950 में जब संविधान बना तो इसमें 14 भाषाएं थीं। फिर धीरे धीरे संशोधनों के बाद और भाषाएं जुड़ती गईं और आज इसमें पूरी 22 भाषाएं शामिल हैं। ये दिखाता है कि भारत की भाषाई पहचान कितनी डायनामिक है। तो अब सवाल यह है कि किसी भाषा के लिए इस लिस्ट में शामिल होना इतनी बड़ी बात क्यों है? आखिर क्या फायदा होता है? और फायदे हैं, बहुत ठोस फायदे हैं, राष्ट्रीय पहचान से लेकर सरकारी फंडिंग तक। सबसे पहला फायदा तो वही है जो हमने देखा, यूपीएससी कैंडिडेट इसे अपने लैंग्वेज पेपर के तौर पर चुन सकते हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी उस भाषा को एक साहित्यिक भाषा मान लेती है। संसद में सांसद उस भाषा में बोल सकते हैं, और तो और उस भाषा के विकास के लिए केंद्र सरकार से पैसा भी मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब इतिहास की बातें हैं, ये आज भी एक बहुत बड़ा और जीवंत मुद्दा है। जानते हैं, आज की तारीख में 38 और भाषाएं इस लिस्ट में शामिल होने की मांग कर रही हैं। इनमें भोजपुरी जैसी भाषाएं भी हैं, कोकबरोक भी है, जिन्हें करोड़ों लोग बोलते हैं। लेकिन किसी नई भाषा को इस लिस्ट में जोड़ना इतना आसान नहीं है। ये बहुत पेचीदा मामला है। खुद सरकार का भी यही मानना है कि क्योंकि भाषाएं और बोलियां लगातार बदलती रहती हैं, विकसित होती रहती हैं, इसलिए कोई एक फिक्स क्राइटेरिया बनाना कि किसे शामिल करें और किसे नहीं, लगभग नामुमकिन है। तो चलिए अब वापस घूमकर अपने मेन सवाल पर आते हैं।
इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि ये जो भाषा की ज़रूरत है, ये यूपीएससी परीक्षा के बड़े मकसद में कहाँ फिट होती है। अगर हम तीनों स्टेज को एक साथ देखें, प्रीलिम्स आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए, मेंस आपकी सोच की गहराई के लिए और इंटरव्यू आपके कैरेक्टर के लिए, तो एक तस्वीर साफ हो जाती है। मकसद ऐसे प्रशासकों को ढूंढना है जो सिर्फ दिमागी तौर पर तेज ना हो, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी मजबूत और संपूर्ण हों। और यहीं पर वो भाषा का पेपर फिट होता है। वो असल में सिर्फ ग्रामर का टेस्ट है ही नहीं, वो तो कनेक्शन का, जुड़ाव का टेस्ट है। ये इस बात को पक्का करने का एक तरीका है कि जो लोग कल को इस देश को चलाएंगे वो इसकी ज़मीनी हकीकत से जुड़े हों, उन लोगों की भाषा और संस्कृति को समझें जिनकी उन्हें सेवा करनी है। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। 140 करोड़ लोगों का देश, इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां, ऐसे देश पर शासन करने के लिए असल में सबसे ज़रूरी क्वालिटी क्या है? जवाब शायद यही है, इसकी समग्र संस्कृति की गहरी समझ। आखिर में यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक ऐसी भट्ठी है जो भारत के भविष्य के रखवालों को तैयार करती है। एक बार में एक प्रशासक